बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसी बारिश में जब गरम गरम चाय के साथ कुछ गरम गरम पकोड़े मिल जाए, वाओ माउथ वाटरिंग है ना। तो सुनने में तो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई गरम गरम बना के खिलाए। सो चलिए दोस्तों, बातें कुछ और क्यों हो रही है, मन की आंखों से इस कार्यक्रम में सोच रहे हैं, कुछ और नहीं हो रहे दोस्तों। आज हम जिस गेस्ट को आपसे मिलाने के लिए लेके आए हैं, वो कुछ ऐसी ही बातें आपसे करने वाले हैं, क्योंकि आप भी एक दृष्टिबाधित महिला हैं और उसके साथ साथ जो भी हमारे दिव्यांग साथी हैं उन सभी को खाना बनाना और अपने जीवन के साथ और भी बातें आपको सिखाने वाले हैं। हमारे साथ है अलका अग्रवाल जी, आप फरीदाबाद से हैं और आज की इस मन की आंखों से कार्यक्रम में हम अलका अग्रवाल जी को रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। अलका जी, जैसे आप एक कुक है और आप बहुत सारे लोगों को टिप्स भी देते हैं खाना कैसे बनाना है, और दिव्यांग होने के नाते कैसे किचन में हम सेफ्टी के साथ खाना बना सकते हैं, ये सारी आप सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेसिपी से शुरू करें। जी, सबसे पहले तो मैं रेडियो मधुबन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और अपनी जर्नी शेयर करने का एक मौका दिया। थैंक यू सो मच। ये भी हमारी खुशी की बात है कि आज आप मन की आंखों से इस कार्यक्रम के जरिए हमारी सभी दिव्यांग साथियों से मिल रहे हैं और उन सभी को आप कुछ नया रेसिपी सिखाने वाले हैं और कुकिंग टिप्स भी बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जी, कृष्णा जी, बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश में कुछ गर्मा गर्म पकौड़े हो जाएं तो सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। और कुछ ऐसा भी हो कि बाहर से कुछ न लाना पड़े, घर पर ही हमारे को इंग्रेडिएंट्स हो और हम उनसे वो पकौड़े रेडी कर सकें। तो आज सभी के लिए क्यों ना ब्रेड पकौड़े की रेसिपी शेयर कर दी जाए। जरूर जरूर, हम स्टूडियो में बनाएंगे, आप वहाँ पे बनाएंगे और जो हमारे श्रोता है वो अपने घर पे बनाएंगे, सब मिलकर अपनी जगह पे बैठ के खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम बेसन एंड 2 पिंच ऑफ हींग। हींग से ना ब्रेड पकौड़े का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च तो ये जैसे कोई तेज खाता है मिर्चे तो थोड़ा सा ज्यादा कर लें, कम कर लें, उस अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं। 3-4 हरी मिर्चें छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई एंड 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया एंड 4 ब्रेड के पीसेस एंड ऑयल, उसको डीप फ्राई करने के लिए ऑयल, है ना। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक मिक्सिंग बाउल लेना है, उसमें बेसन को डालना है। अब हम इसमें हींग डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे जी, नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्चें एंड कटा हुआ धनिया, सब जो इंग्रेडिएंट्स बताएं सब डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको घोलेंगे। बैटर बहुत ज्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज्यादा थिक ना हो, सेमी लिक्विड हो बैटर। जिस तरह से आलू प्याज के पकौड़े बनाते हैं सेम उसी तरह से बैटर को रेडी करना है। अब जो ब्रेड के पीसेस हैं कृष्णा जी, मैं बताना चाहूंगी जो विजुअली इम्पेयर्ड है ना, तो जैसे हम लोग जो साइटेड हैं वो लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे एक ब्रेड को लिया तो ट्रायंगल शेप में कट कर दिया ब्रेड पकौड़े के लिए ना जी। तो विजुअली इम्पेयर्ड को उसको ना पलटने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए इजी वे यही है कि चकले पर या किसी हार्ड सरफेस पर ब्रेड को रखें, पहले उसे लंबाई में काटें, फिर एक पीस के 2 पीस कर दें। इस तरह से ब्रेड के 4 पीसेस हो गए ना जी, स्क्वायर से ना। अब ऑयल जब तेज गर्म हो जाए तो बेसन के बैटर में इनको डिप करना है और 1 बाय 1 करके ये डाल देने। इससे क्या होगा, विजुअली इम्पेयर्ड इसको इजीली पलट पाएंगे और वो ट्रायंगल तो पता नहीं चलेगा उसे झाड़े से कि इधर वो हो गया, जैसे हो जाता है ना, पलट में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये तो अगर आप, अच्छा इसके लिए एक चीज और है, अगर आपके जो ये ब्रेड पकौड़े एक साइड से सिक जाते हैं तो उनको प्लेट में निकाल लें, फिर उसको प्लेट में ही पलट दें, फिर इसे ऑयल में डाल दें। इस तरह से मतलब ब्रेड पकौड़ों को पलट सकते हैं। तो इससे विजुअली इम्पेयर्ड बहुत ही आसानी से इस तरह से कट करते हैं ब्रेड को तो ब्रेड पकौड़े सेक पाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़े रेडी हो जाएंगे। उसे ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ खाएं तो मजा आता है फिर जी। लेकिन इसमें कैसा पता चलेगा कि ब्रेड पकोड़े तल गए हैं और का रंग आया है? हाँ, ये भी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है।
इसके लिए जैसे हम मीडियम फ्लेम पे ब्रेड पकौड़ों को डाल रहे हैं, ठीक है ना, उसको 1-2 मिनट तक हमें उसे सीखना है, थोड़ा बीच में हिलाना है। उसके बाद गैस को सिम करना है 2 मिनट के बाद। अब जब हम छारे से ऊपर को, जैसे ऊपर का जो ब्रेड पकौड़ा है जो उसमें, उसको अगर हल्का सा टच करते हैं ना तो वो पता चलता है थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, थोड़ा सा सॉफ्ट। जब अब छारा लगा रहे हैं तो सॉफ्टनेस पता चलती है, जब लगाते हैं तो किसी हार्ड इस चीज को टच कर रहे हैं। तो 2-3 मिनट के बाद तो उनको हिलाना है, पलटना भी है, और स्मेल आएगी। उसके बाद जब हम निकालेंगे ना उसको, जैसे 2-3 मिनट से इधर दूसरी साइड से भी हमने उनको फ्राई कर लिया, उसके बाद निकालेंगे प्लेट में, थोड़ा सा हवा लगने पर उनको फिंगर से अगर हम टच करते हैं ना तो डेफिनेटली पता चल जाता है। कहीं से भी कच्चा है तो पता चल जाएगा, सिका है तो वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से ब्रेड पकौड़े प्रॉपर हमारे सिक जाते हैं। जी। और ये कैसे पता चलेगा कि जो ब्रेड हमने लिया है वो सही है पकोड़े बनाने के लिए? देखिए, जो एक्सपायरी डेट है वो तो किसी को चेक करानी, जैसे हमारे घर में आई है ब्रेड, वो तो 4-5 डेज का तो उसमें होता है एक्सपायरी डेट का। अगर हमें पता है कि अभी अभी रिसेंट आई है तो 3-4 डेज तो हम चेक कर सकते हैं। और जैसे ज्यादा टाइम हो जाता है घर पे भी नहीं, स्मेल भी इसमें थोड़ा सा आने लगती है, नहीं तो 30% को उसको चेक जरूर करा लें, एक्सपायर हो चुकी है तो डेट। जी। और एक्सपायरी डेट के अलावा उसका टेस्ट, या जैसे ब्रेड में भी बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, व्हीट फ्लोर का ब्रेड आता है, मिल्क का ब्रेड आता है, ऐसा तो कोई भी ब्रेड ले सकते? जैसे ब्रेड पकौड़े के लिए तो जैसे आप ये तो मैदा वाला भी ब्रेड, व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं और ब्राउन ब्रेड भी, ये 2 ही ब्रेड से आप बनाएं। जी, तो ये दोनों ब्रेड में से अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा आपका। ओके। सो जो लोग चाय नहीं पीते हैं तो पकोड़े के साथ कुछ और चटनी ले सकते हैं? हाँ, मैंने इसमें हरे धनिया की चटनी बन सकती है, ये मैं बता देती हूँ किस तरह से बनाए, बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे आपने इसमें 50 ग्राम हरा धनिया ले लिया है, उसे साफ कर लिया है और उसे वॉश कर लिया है, उसे ग्राइंडर में डाल दिया है, हल्का सा कट कर लें तो भी है, नहीं करें तो भी चलेगा, और 5-6 इसमें हरी मिर्चें डाली। उसके बाद इसमें आपने 2 पिंच ऑफ हींग डाला, इसके अकॉर्डिंग नमक 1/4 टीस्पून इसमें आपने अमचूर पाउडर डाल दिया, और इसमें 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया, 1/2 टीस्पून इसमें आप जीरा डाल दिया, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, और 1 टेबल स्पून पानी डाला, और इसको ग्राइंड कर लेना है एकदम फाइन, जैसे आपकी बन जाती है ना चटनी, जैसे बनाते एकदम फाइन सा बन जाए, फाइन पेस्ट सा हो जाए चटनी का। उसके बाद आप इस चटनी से ये ब्रेड पकौड़े खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे आप। जी। सो दोस्तों, जो चाय बना सकते हैं चाय बना लें, और उसके साथ पकोड़े या चटनी जो भी है आप लेकर के बैठ जाइए, फिर हम अलका जी से और भी बातें करते रहेंगे और ये स्नैक्स का भी एंजॉय करेंगे। तो अलका जी, हम आगे बढ़ते हैं आपकी बचपन की ओर, और हमें आपके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आप एक यूट्यूब चैनल खोलना और बहुत सारे लोगों को आप अलकास क्यूजिन्स के नाम से खाना बनाना सिखा रहे हैं और खाना बनाने की टिप्स बता रहे हैं। तो यहाँ तक की जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे आप आगे बढ़े? जी, जब मैं 11 इयर्स ओल्ड थी तो मैंने थोड़ी थोड़ी कुकिंग स्टार्ट की थी। हालांकि मुझे उस टाइम ऐसा था कि काफी सर्वेंट्स थे, मुझे कोई भी कुकिंग करने की जरूरत नहीं थी, बट मम्मी ने बोला कि नहीं, थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जैसे एक सब्जी, आटा लगाना, रोटी पराठे बनाना, बस इतना ही सीखा ओनली। जब पता नहीं था कि आरपी है या नहीं है, कुछ नहीं पता था कि विजन आगे जाएगा, तब कुछ भी नहीं पता था, बस ऐसे ही थोड़ा बस खाया, मम्मी ने वो सीखा। फिर 9th-10th में मैंने होम साइंस ले लिया। 10th में मुझे डायग्नोज हो गया था कि आरपी है, विजन थोड़ा कम हो गया था। होम साइंस लेके तो थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ गया कुकिंग का, कि ये भी बनाना है, वो भी बनाना है। और फिर उसके बाद 11th से मैंने फूड प्रिजर्वेशन ले लिया, तो उसमें और मजा आने लगा कि इसके शरबत वगैरह सब बनाने हैं, जैम जेली वगैरह। तो इंटरेस्ट ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया, और एक कुकिंग पैशन सा हो गया कि कुछ भी नया देखना है, कहीं भी कुछ खाया तो उसका टेस्ट माइंड में बैठ गया, उसे ट्राई करना है। तो वो सब ट्राई करते रहे, और पेरेंट्स ने कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं किया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे विजन भी चला गया, बल्कि जब थोड़ा विजन सेंटर विजन गया, थोड़ा सा विजन साइड में रह गया जैसे, तब भी कुकिंग किया, कुकिंग करना ही करना है। फेस को थोड़ा लेफ्ट में करके फिर भी कुकिंग करना है, कुकिंग नहीं रुकी, एक्चुअल में कंटिन्यूअसली कुकिंग चलती रही, मतलब पढ़ाई भी चलती रही, कुकिंग भी चलती रही, सब चलता रहा। तो अगर कुकिंग उस टाइम में बंद कर देती तो शायद अब कुकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती।
और पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज्यादा था, उन्होंने कभी मना ही नहीं किया कुकिंग करने के लिए। जी। सो अलका जी, जैसे आपने कहा कि आरपी थी और आपका विजन चला गया, ऐसा क्या हुआ था और आरपी का मतलब क्या है? ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, इसमें धीरे धीरे विजन लॉस होने लगता है। जैसे किसी किसी का सेंटर से या साइड से, मेरा पहले सेंटर से गया फिर साइड से गया। तो फिर जब विजन चला गया तब भी फिर वो एक्चुअल में ये जो चैनल बना उसका भी वही था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोले कि आप विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कुछ कीजिए कुछ कीजिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, उस पर रेसिपीज शेयर करेंगे और उसमें टिप्स भी दी जाएंगी, जिससे ना जो कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हेल्प मिलेगी हर तरह से। जी। तो इस तरह से यूट्यूब चैनल क्रिएट हो गया। सो फिर जब आपका विजन थोड़ा कमजोर होता गया है तो उस टाइम डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर्स ने यही बोला अभी वर्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है और विजन तो लॉस होगा ही, विजन मतलब चला जाएगा, आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाएगी, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और अभी वर्ड में कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं, बहुत ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक भी लिया, एलोपैथिक भी लिया, होम्योपैथिक भी लिया, तो बट चला गया विजन। जी। सो ये किस कारण से ये हुआ है? तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है ये जो है ना। जी। ओके। मतलब आपके घर में भी और भी किसी को? एक्चुअली घर में तो नहीं है अभी, घर में तो नहीं है, पहले कभी किसी को रहा होगा। अभी फिलहाल तो मेरे ब्रदर वगैरह सब ठीक है, मुझे ही है। जी। ओके। सो जब आपको ये समाचार मिला कि आप देख नहीं सकते हैं और धीरे धीरे वो आपकी रोशनी चली जाएगी, तो उस समय आपने उसको कैसे लिया, रिस्पॉन्ड किया था? उस टाइम जब पता लगा विजन जाएगा तो थोड़ा सा जैसे सुन के कि भाई लगता है कि ब्लाइंड हो जाएंगे आगे जाके, तो बहुत परेशान हुए, जैसे रोना रोना होता ही है सुन के। तो वो सभी कुछ हुआ नॉर्मली, जैसे होना भी चाहिए, जैसे सुना एकदम। फिर बस ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा संभाला, मैंने सोचा एक्सेप्ट किया ना, फिर उस चीज को पता है डिसेबल है तो एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़े। जी। तो पेरेंट्स ने कैसे फिर सपोर्ट किया आपको? उनको भी तो बहुत दुख हुआ होगा। हाँ, दुख तो बहुत था पेरेंट्स को, लेकिन अब ठीक है, सबने एक्सेप्ट कर लिया है, पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब जिस तरह कुकिंग में टाइम निकलता है तो उन्हें अच्छा लगता है कि ज्यादा हम जैसे अपनी प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहे सोचते रहे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो पता है कि हमें आरपी है, हम ब्लाइंड है, डिसेबल हो चुके हैं, तो उसको एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़ रहे हैं। जी। सो जैसे आपने होम साइंस पढ़ रहे थे, जब जी आपकी विजन कमजोर होना शुरू हुआ तो फिर पढ़ाई कैसे आगे बढ़ाई आपने? विजन तो कम हुआ लेकिन हो पा रहा था, मतलब इतना नहीं था, मतलब हो गई पढ़ाई। जैसे होम साइंस के, जैसे होम साइंस में स्टिचिंग वगैरह भी होती है, जैसे सिलाई मशीन में उसमें धागा डालना, वहाँ प्रॉब्लम आती थी मुझे, जैसे सुई में धागा डालते हैं ना जी, जो बारीक काम होते हैं ना उसमें प्रॉब्लम आती थी उस टाइम मुझ पर। जैसे मेरा प्रैक्टिकल था तो मैं अपनी फ्रेंड से बोलती थी कि तुम धागा डाल दो, तो वो प्रॉब्लम आती थी मुझे वहाँ पर। लेकिन जो स्टिचिंग की बात आती है वो सिर्फ धागा डालना ही नहीं, लेकिन स्टिचिंग भी तो सीधी करनी होती है, मतलब वो वैसे इतना तो हो पाता था, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होता था। 9th-10th में थोड़ा सा ही कुछ जैसे बाबा सूट और या जैसे कुछ सिंपल सी चीजें होती थी वो हो जाती थी। थोड़ा बहुत तो एकदम स्ट्रेट तो नहीं आ पाती, जैसे सिलाई होती स्ट्रेट वो नहीं आ पाती थी, लेकिन चल गया था काम, बस हो गया। ओके। तो फिर आपने आगे पढ़ाई कहाँ तक किया है? मैंने एमए किया है, इकोनॉमिक्स में किया है। उसके बाद मेरा विजन गया, पढ़ाई मेरा हो गया था कंप्लीट, विजन मतलब आई विजन लो तो हो गया था, बट उसके बाद ही मेरा विजन गया पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। ओके, मतलब धीरे धीरे लो होते होते हाँ, लो बिल्कुल चला गया। बिल्कुल चला गया जी। फिर उसके बाद आपने कैसे आगे जर्नी को बढ़ाया, क्योंकि पढ़ाई पूरी हो गई और विजन खत्म हो गई। पढ़ाई करते समय तो आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे कि मुझे नौकरी करना है, ये सभी चीजें। बस जब विजन चला गया तो कुछ टाइम तो ऐसे ही निकल गया। हमारे घर में थोड़ा नहीं था कि जॉब वगैरह करानी है, फिर नहीं था जॉब वगैरह के लिए, बट अब कुछ टाइम से 2-3 साल से सब ये टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा नॉलेज हुई कि हम लैपटॉप ऑपरेट कर सकते हैं, जॉस के थ्रू, टॉकबैक के थ्रू फोन ऑपरेट कर सकते हैं,
जी ये सब जाना तो थोड़ा सा लगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सोचे ना, अगर लैपटॉप हो ना फोन हो तो कैसा है जीवन, बहुत मुश्किल हो जाएगा आज के टाइम में निकालना। जी जी जी। तो टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जानकारी मिली, तो लैपटॉप सीखा, फोन वोन ऑपरेट करना सीखा, तो अब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। अब ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो तो है ही। सो हाँ। आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद जिंदगी की दूसरी पढ़ाई की आपने? हाँ बिल्कुल नए बिल्कुल। तरीके से पढ़ाई करना सीखा आपने? अब तो जीना आ गया है इस जी प्रॉब्लम के साथ, तो अब कुकिंग की क्लासेस भी ले रही हूँ, तो सब बहुत कुछ है। जी कुकिंग का चैनल है, सब कुछ, टाइम पता भी नहीं चलता, टाइम निकल जाता है ऐसे ही। जी। सो जैसे विशन चला गया, फिर आप अपनी मोबिलिटी के लिए ये लैपटॉप चलाना वगैरह जो सीखा है, तो ये कहाँ से सीखा आप? ने भी यहाँ फरीदाबाद में है, वहां से मैंने लैपटॉप सीखा, जी। और फोन तो इसी घर में ही सीख लिया था। हम्म। तो अभी जैसे रेडियो उड़ान मैंने ज्वाइन किया है, तो वहाँ शोज आते हैं, तो एडिटिंग वगैरह वहां से रेडियो उड़ान से सीखी मैंने। वंडरफुल। जी। तो सब अपने शोज की एडिटिंग खुद ही करती हूँ। हम्म। पहले कुकिंग का शो था मेरा रेडियो उड़ान पर, इस टाइम सफर मंदिरों का चल रहा है, जी। तो उसकी एडिटिंग वगैरह करते हैं, उसमें भी काफी टाइम निकल जाता है। हम्म। बहुत अच्छा। तो एक आरजे होके दूसरी आरजे से बातचीत कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। मान लीजिए आप ही इस मन की आंखों से कार्यक्रम का आरजे हैं, आप अपनी अंदाज में एक मैसेज देना चाहेंगे अपने श्रोताओं को? मन की आंखों से जी। मैसेज तो यही देना चाहूंगी, देखिए कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी, आप लाइफ को वहां रोकिए मत, खत्म मत कीजिए। बहुत कुछ है आज के टाइम में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ है। देखिए मैं भी कुछ नहीं थी, मैं भी एक सिंपल ही थी कि एक लड़की जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है और घर में बैठी है, वो ऐसे ही थी मैं भी बिल्कुल। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देखिए ना, कितना बढ़ चुका है, उसको सब सीखा करा और आज यहाँ तक पहुंचे, आरजे बन गए रेडियो उड़ान पर, और यूट्यूब पर अपने इतने सारे जो रेसिपीज लेकर आती हूँ सभी के लिए। अगर मैं आगे नहीं बढ़ती तो फिर ये सब पॉसिबल था ही नहीं ना। आप देखिए कुछ भी पॉसिबल नहीं था करना। तो डिसेबिलिटी को आप ये मत सोचिए डिसेबिलिटी है मुझे, और आगे बढ़िए उसे एक्सेप्ट करके। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आप अलका की तरह बोला है, हम आरजे अलका को सुनना चाहते हैं। आरजे अलका को सुनना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब आप शो करते हैं रेडियो उड़ान में, तो कैसे करते हैं? रेडियो उड़ान पर तो कुकिंग के और सफर मंदिरों का जी यही शोज होते हैं। जी। जैसे करते हैं तो जैसे बोलते हैं कुछ झलकियां जो आप मंदिरों का कार्यक्रम जो जी करते जी हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी, ठीक 8 बज चुके हैं और प्रारंभ हो चुका है आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है सफर मंदिरों का, और मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। कहिए मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त भी होंगे। वाओ, सो नाइस। थैंक यू। तो दोस्तों, आप YouTube चैनल पे जाएंगे तो रेडियो उड़ान है, जहाँ पर अलका जी अपनी प्रोग्राम्स करते हैं, और आप उसको भी सुन सकते हैं रेडियो उड़ान पे YouTube चैनल पर। और ठीक 8 बजे ही शनिवार की शाम को मन की आंखों से कार्यक्रम फ्राइडे, आता है। शुक्रवार की शाम को, शनिवार को 3 बजे आता है पुनः इसका प्रसारण। रेडियो उड़ान जी, शुक्रवार शाम 8 बजे आता है। हाँ जी। तो मैं ये कह रही थी कि ठीक 8 बजे शनिवार शाम को मन की आंखों से का हाँ, कार्यक्रम अच्छा अच्छा। है। हाँ जी हाँ जी। तो आप फ्राइडे आप रेडियो उड़ान को सुनिए, और सैटरडे को रेडियो मधुबन सुनिए। जी, सो अलका जी, फिर आरजेइंग कैसे सीखा आपने? रेडियो उड़ान को ज्वाइन करने के बाद ही
यहाँ पर जब ऐसा नहीं कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग ली है ना, तो जब रेडियो उड़ान को ज्वाइन किया तो जैसे यहाँ रेडियो उड़ान से अफसर हैं, उनकी टच में आए तो उन्होंने थोड़ा बताया, इस तरह से बोलो, थोड़ा इस तरह से थोड़ा सा गाइड किया मुझे। और उन्होंने एडिटिंग भी सिखाई मुझे, किस तरह से करना है, ऐसे बीजीएम इस तरह से लगाना है, इस तरह से करना है। तो काफी कुछ मुझे सीखने को मिला रेडियो उड़ान पर जी। मैं पूरी रेडियो उड़ान की टीम को थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे कुछ सीखने का मौका दिया जी। आप कितने समय से कर रहे हैं कार्य? मेरे को 1.5 year हुआ जी। ये जो मंदिरों का सैर कराते हैं आप अपने प्रोग्राम में, आप कैसे कराते हैं? आपने पूरा ट्रैवल किया है, उसका हिस्से सुनाते हैं या कैसे सुनाते हैं आप? एक्चुअल में ट्रैवल तो नहीं किया, कुछ कुछ किया है, सारा नहीं कह सकती कि किया है मैंने। जैसे मैंने स्टार्ट किया है मथुरा से, क्योंकि मथुरा से बिलोंग करती हूँ, तो पहले ब्रज का पूरा कवर किया है मैंने। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना और इधर ब्रज के 4 धाम, ये सब कवर किए हुए हैं, क्योंकि इधर तो हमने किया हुआ है यात्रा। और काफी टाइम से मतलब मेरे को स्पिरिचुअल में काफी वो है, तो मैंने काफी कुछ सुना है, जैसे मुझे कथाएं सुनना, सॉन्ग डिवोशन सुनना, सब काफी कम से कम 15-20 साल से मैं काफी कुछ सुन रही हूँ, तो नॉलेज है मुझे थोड़ा बहुत। और जैसे किसी और मुझे मंदिर की जैसे देनी है इंफॉर्मेशन, सफर मंदिर में जैसे पंढरपुर का दिया है, श्रीनाथ जी का दिया है, तो काफी कुछ सर्च करके, पढ़ के, सुन के, सारा कलेक्ट करके फिर तब रिकॉर्डिंग करती हूँ जी। अभी मैंने उत्तराखंड के 4 धाम का दिया है, कल शो जी आ जाएगा वो ठीक 8 बजे जी। बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई उस जगह पे नहीं भी गया है तो आप सुन करके वो पूरा दर्शन कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो उसके पीछे क्या है, पुरानी कथाएं भी बताई गई हैं जी, मंदिर के बारे में, पुराना उसका पौराणिक इतिहास क्या रहा है, तो वो भी सारी आपको जानकारी मिलेगी जी। बहुत अच्छी बात है अलका जी। हम थोड़ा सा कुकिंग में वापस आते हैं जी। जैसे आपने ये रेसिपी सुनाया और उसको कैसे बनाते हैं, तो ज़्यादातर ये होता है कि जो दिव्यांग साथी होते हैं उनको खाना बनाना बहुत चैलेंजिंग होता है, और बहुत सारे फैमिलीज सपोर्ट भी नहीं करते हैं कि आप खाना बनाओ या खुद से ये सभी चीज़ें। तो जैसे रेसिपीज आपने बताया, और जो रेसिपीज आपने सिखा रहे हैं अभी, बहुत सारे दिव्यांग साथियों के साथ ये होता है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है या खुद से हिम्मत नहीं होती है कि हाँ हम कर सकते हैं इस प्रकार से। आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्यों एक सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और कैसे वो बिना खतरे का खाना बना सकता है? नहीं, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि सेल्फ डिपेंडेंट क्यों होना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी लड़का या लड़की दृष्टिबाधित है तो उसके सबसे पहले पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, बच्चा कहीं दूर भी पढ़ने जा सकता है, और आज इस बार देखा आपने कैसा टाइम रहा, लास्ट ईयर से कोरोना, तो सारा लॉकडाउन, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है जी। एटलीस्ट उसे इतना तो आए कि अपना रोटी बना ले, दाल बना ले, चावल बना ले, अपना पेट तो भर ले। अगर आपने बचपन से उसे कुछ, आपने उसे छोटेपन से कुछ करने ही नहीं दिया, तो वो कैसे आगे करेगा, ये बताइए। चाहे लड़का है लड़की, कुकिंग दोनों को करनी चाहिए, दोनों को ही आनी चाहिए। जैसे मुझसे अभी काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले हैं जो बिल्कुल उन्होंने बचपन से मतलब कुछ टच ही नहीं किया, किचन में भी नहीं गए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सीखना ना। तो बल्कि पेरेंट्स को चाहिए, उनकी मदर को चाहिए, खुद थोड़ा थोड़ा उन्हें कराएं कि देखो बेटा ये गैस है, इसको ऐसे करो, कम से कम तुम्हें अपना करना तो आना चाहिए एटलीस्ट। तो पेरेंट्स का सपोर्ट, उनका एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं तो सबसे ज़्यादा वही कहूँगी, पेरेंट्स अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हो तो अपने, अगर कोई भी दृष्टिबाधित बच्चा है आपके यहाँ, तो उसको एनकरेज कीजिए, उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि वो थोड़ा कुकिंग करे।
आजकल तो इतने अच्छे अच्छे बर्तन सब पैन और इतने अच्छे आ गए हैं कि बहुत ही अच्छे से आप कुकिंग कर सकते हैं एकदम सेफली, हम्म। है ना। जी जी। तो काफी कुछ है करने के लिए, आगे तो बढ़े, एक कदम आगे तो बढ़ाएं। जी। सो जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? न्यू बिगनर्स होते हैं उनको तो वही है कि सबसे पहले तो थोड़ा जैसे चाय वगैरह उससे स्टार्ट करें, और किचन में आपकी मदर है, कोई सर्टेन पर्सन खड़ा कर लें, उनसे पूछें आप कि किस तरह से हम गैस को मतलब ऑन करें, ऑफ करें, है ना। थोड़ा सा किसी के साथ अगर आप स्टार्ट करते हैं ना कुकिंग, और ऐसा नहीं है कि जैसे आज तो कर लिया फिर 2 मंथ्स तक कुछ भी नहीं किया, तो वो पॉसिबल नहीं है ना हम्म। कि आप कुछ कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस तो करें हर चीज की, जी। चाहे लड़का है चाहे लड़की है। अगर आप 10 थोड़ा थोड़ा कोशिश करें और आप कर पाएंगे। हम्म। मुझे ये लगता है अगर मैं कर सकती हूँ टोटली ब्लाइंड होकर, तो सभी कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। जी। सो अलका जी, आपने अभी तक कितने क्विज़िन्स बनाए हैं? काफी है मेरे चैनल पर, 240 है आई थिंक, काफी दिन से चेक नहीं, 245 या 240 है उस पर मेरे रेसिपीज अलकास किचन पर। सो ये सारी रेसिपीज आपने खुद से बनाई हैं? हाँ मैंने खुद से बनाई है, कुछ तो बहुत पहले से बनाती आ रही हूँ, कुछ नई भी बनाई है, लेकिन बिना बनाए कुछ में सब कुछ ट्राई करा हुआ है। एक एक आपका इंग्रेडिएंट सब एक्यूरेट मिलेगा, आप उसे चेक कीजिए, बनाइए। काफी लोगों ने बनाया भी है, सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है। जी। सो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मतलब विजन जाने के बाद आपने ट्राई किया या कुछ नया हाँ बना? बहुत बहुत सारी हैं, विजन जाने के बाद तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने इसमें आपके लिए अभी रेसिपी अपलोड की थी, नवाबी वाइट ग्रेवी पनीर, नवाबी पनीर शेयर किया है, वो भी विजन जाने के बाद बनाया। गोभी के नरगिसी कोफ्ते हैं, हम्म। खजूर के नवाबी कोफ्ते हैं, एंड दिल बहार कटलेट हैं, अच्छा। एंड चीज बॉल है, एंड काफी कुछ है। मुझे एक्सेप्ट बहुत बहुत कुछ है जो विजन जाने के बाद ही मैंने बनाया। हम्म। बहुत सारी, प्याज की कचौड़ी है। ओके। जी। सो अलका जी, आपने जैसे कहा है अभी बहुत सारी रेसिपीज में नवाबी नवाबी तो ये नवाब्स का स्टाइल है या फिर क्या है नवाबी? इसमें ना काफी इंग्रेडिएंट्स बहुत आप देखेंगे, जैसे मैंने नवाबी पनीर, इसमें ना एक तो मावा जो हम्म। सब्जी को एकदम रिच बनाता है, शाही बनाता है उसे, है ना। जी। खड़े मसाले, पनीर, है ना, और खसखस, ड्राई फ्रूट्स, वो एकदम शाही रिच हो जाती है, इसलिए उसको नवाबी पनीर, पनीर विद वाइट ग्रेवी बोलते हैं इसको। ओके। हम्म। ग्रेट। मतलब जो रिच और हम्म, एक शाही लोग, हाँ। शाही लोगों का खाना होता है उस बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल। जो बनाया हुआ है उसको नवाबी कहते हैं। हाँ नवाब। हम्म। अच्छा, यूपी में नवाब ज्यादा रहे हैं इसीलिए उसको नवाबी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। सो इसके अलावा और कुछ रेगुलर किचन के हिसाब से आप टिप्स देना चाहेंगे? रेगुलर किचन के हिसाब से तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं किचन में, तो किचन प्लास होना मस्ट है आपके लिए। हम्म। आप जो जैसे बहुत से लोग कपड़े ले लेते हैं उसमें फायर लगने का डर रहता है, किचन प्लास हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। जी। और पेन ऐसा लें जैसे उसमें हैंडल हो प्लास्टिक का, हम्म। जैसे मैं भी चाय बनाती हूँ तो उसमें प्लास्टिक का हैंडल है। और जो चाय का पेन है वो स्टील का लिया हुआ है। क्यों? अगर उसमें जैसे चाय ऊपर आएगी ना, छन से आवाज आती है, अगर हल्का सा भी दूर है तो आप पास आ जाएंगे, जी। है ना। एल्युमिनियम के उसमें पेन में इतनी नहीं आएगी आपको, वो निकल भी जाती है कई बार। अगर इसी तरह हम मिल्क को बॉईल करते हैं, या तो मिल्क बॉयलर यूज करें जिसमें विसिल आती है, या स्टील का पतीला ले लें। तो जी। जैसे बड़ा पतीला होगा आपका, तो 1 लीटर दूध या 1.5 आप इसमें बॉईल कर रहे हैं, तो जैसे ही ऊपर आने लगेगा ना, आपको आवाज साउंड करेगा, वो छन 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 करके आएगा, तो आप एकदम गैस को बंद कर देंगे। जी। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उस पर ध्यान दें तो हम मतलब कुकिंग बहुत अच्छी से कर सकते हैं। जी।
उसमें आपका दूध निकलने का डर नहीं है, चाय का निकलने का डर नहीं है, हम्म। है ना। तो इसको, ये चीजें हमारे मतलब होनी चाहिए किचन में। जी। सो जो लोग एकदम बिगनर्स होते हैं, जी, उनको क्या क्या स्किल्स या क्या सेंस रखना होता है किचन में खाना बनाने के लिए? देखिए हमारी सबसे पहले टचिंग पावर, हमारी स्मेल, वो उस पर एकदम, अब ये नहीं है कि आपका ध्यान तो कहीं और किचन में आप काम कर रहे हैं, बिगनर हैं, हम्म। पूरा कंसंट्रेशन किचन में है तो किचन में ही होना चाहिए, हम्म। है ना। पूरा जी। किचन में ध्यान से पूरा काम करें। और जो जैसे अब आपको, जैसे सपोज आपको चाय ही बनानी है, हम्म। सबसे पहले आपकी चाय पत्ती, चीनी, मिल्क एकदम पास में ही होना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं है ना आप इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं। मैं तो यही बोलती हूँ, अपना जैसे क्लास लेती हूँ, कि जी। अगर आप क्लास करें उससे स्टार्ट करने से पहले आपके गैस स्टोव के पास, आपके काउंटर पर सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। ये नहीं है आप एक उधर अलमीरा से निकाल लें, एक उधर से निकाल लें, मतलब नहीं है। पूरा पास में रखो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम्म। कुछ डाल रहे हैं तो सब कुछ प्रॉपर, आपके स्पाइसेस भी बिल्कुल पास में ही होने चाहिए। सारी आपकी वेजिटेबल्स, आपको पानी की जरूरत है, वो भी आपके काउंटर पर ही होना चाहिए। सभी कुछ आपके बिल्कुल गैस स्टोव के पास हो, फिर स्टार्ट करें आप, तो आप बहुत ही इजीली कुकिंग कर पाएंगे। जी। तो अभी जैसे दालें हैं, मसाले हैं, ये सभी तो उसका रंग, साइज, स्वाद सब कुछ अलग होता है। जी, अभी आपने देखा है, पता है, तो आप अनुभव के हिसाब से कर लेते हैं। जी, लेकिन जिन्होंने कभी देखा ही नहीं कि ये दालें कैसे होते हैं और उसकी स्वाद कैसा, उसको क्या कहते हैं, वो कैसे सीखे और वो कैसे ये सभी चीज़ों को तैयार करके रखेंगे? नहीं जैसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं है तो वो टच कर करके ही देखें। जैसे अरहर की दाल है, वो थोड़ी सी फ्लैट होती है ना, जैसे छोटी थोड़ी फ्लैट होती है। चने की दाल है, वो थोड़ी मोटी होती हम्म। है ना। तो जैसे डिब्बे अगर वो फिल करके रखें, थोड़ा इस तरह से अरेंज करें। अगर आपको पता चलेगा कि ये दाल है तो इस साइड में ये लगाना है और इस साइड में ये लगाना है। ये मूंग की दाल है, वो बहुत छोटी छोटी होती है, येलो वाली मूंग की दाल। इस तरह से अरेंज करें कि भाई अगर आप साइटिड के साथ काम करें तो साइटिड तो कोई भी किधर उधर डिब्बा रख देते हैं, तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जी। अगर आप बिगिनर हैं तो अपने अकॉर्डिंग ही उसको अरेंज करें डिब्बों को। और जी। टच करके, जैसे आपको तो नेचुरल बात है, जब आप फर्स्ट टाइम किचन में काम कर रहे हैं, बिगनर हैं, आपने कभी देखा ही नहीं है, तो आप साइटेड ही आपको एक बार सब बताएगा कि आपको देखो ये इस टाइप की दाल होती है, ये वाली अरहर है, ये मूंग है, ये राजमा है, ये है। जब आप 2-3 बार भी उसको टच कर लेंगे ना, हम्म। तो फोर्थ टाइम में आप उसको पहचान लेंगे कि वो यही चीज है। जी। सो तो करते करते मतलब बहुत, मतलब करते करते सब पहचान में आ जाती हैं सारी दालें। बेसन है, सूजी है, रवा है, वो थोड़ा दरदरा होता है। तो ये सब प्रैक्टिस से आती हैं एक्चुअल में। ओके। आपकी फेवरेट क्यूजिन क्या है? फेवरेट तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है। वैसे मैं मथुरा से बिलोंग करती, तो मुझे बेड़वी वहाँ की और आलू का झोल ये बहुत अच्छा लगता है। हमारे तो मोस्टली बनता भी रहता है, जैसे कोई भी फेस्टिवल हो, बेड़वी आलू का झोल बनता ही बनता है। वैसे मुझे मखनी दाल भी अच्छी लगती है, पाव भाजी भी अच्छी लगती है, जी। और काफी कुछ अच्छा लगता है मुझे खाने में तो। अच्छा, ये जो भेड़वी और आलू का झोल, जी, मैं ये तो पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा। तो आप इधर ब्रज में आएंगे मथुरा में, तो स्ट्रीट फूड है वहाँ का। आपको हर रेस्टोरेंट, छोटे छोटे ढाबे, होटल, सब पे मॉर्निंग में नाश्ते में आपको मिलेगा अच्छा। बेड़वी आलू का झोल, है ना। कहीं कहीं पंपकिन की खट्टी मीठी सब्जी भी उसके ऊपर डालते हैं, तो हम्म। दोने में देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपका ये मथुरा में ब्रजवासी है, जी। फेमस है वहाँ भी। और जगह जगह हर रेस्टोरेंट वगैरह में सब जगह आपको ही मिलेगा मॉर्निंग में वहाँ जलेबियाँ और ये बेड़वी आलू का झोल, मतलब एकदम फिक्स है कि मिलना ही मिलना है। हम्म। जैसे आप साउथ में जाते हैं तो इडली डोसा जरूर हाँ हाँ हाँ, बनाइए। बिल्कुल मथुरा साइड आएंगे तो आपको यही मिलेगा, जी। बेड़वी आलू का झोल नाश्ते में, और जलेबी यहाँ ये फिक्स होती है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। तो ये कैसे बनाते हैं? जी, ये बेड़वी के लिए मैं आपको बता देती हूँ जी। ये जैसे उड़द की दाल होती है ना, जो व्हाइट वाली धुली हुई उड़द, उससे बनती है। जी। आटा, आटे में नमक डालते हैं, मोइन डालते हैं, है ना। हम्म। वो आटा करके रखते हैं,
और उड़द की दाल को 5-6 आवर्स के लिए सोक कर देते हैं, अच्छे से उसे वॉश करके भिगो दिया। फिर उसके बाद उसको 15 मिनट्स के लिए छलनी में डाल देते हैं, जिससे पानी निकल जाए, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इसको ग्राइंड करना है, और कैसा ग्राइंड करना है, एकदम दरदरा, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है दाल का, उसको दरदरा ही बनाना है। उसके बाद उसमें सारे मसाले डालने हैं आपको। इसमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हींग तो जरूर डलेगी इसमें। हींग और इससे दरदरी कुटी हुई सौंफ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना। और हरा धनिया आपके पास अवेलेबल है तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लें। हरी मिर्च हम लोग कम डालते हैं क्योंकि इसमें कई बार कचौड़ियाँ फट जाती हैं, तो लाल मिर्च पाउडर लगा देते हैं। फिर इसको जैसे उसमें से, जैसे आप कचौड़ियाँ बनाते हैं आलू की ना, इसी तरह से उसमें से लोई लेके उसे थोड़ा सा बेल के इसे फिल करके फिर सेकते हैं इसको, कचौड़ियाँ बेड़वी को। एक तो इस तरह से बनती हैं, एक तरह से ये भी बनती हैं, जैसे आटा लिया, गेहूं का आटा लिया है, उसमें नमक डाल दिया और मोइन डाल के, और जो आपकी उड़द की दाल है ना, उसको 3-4 घंटे पहले क्या करना है, हल्का सा क्रश कर लेना है, ड्राई एकदम, उसे वॉश नहीं करना है, ड्राई। क्रश करने के बाद उसमें बहुत हल्के से छींटे मारने हैं पानी के, हल्का सा उसमें मॉइस्चर हो जाए 2-3 घंटे पहले। उसके बाद इसको आटे में डाल देना है, और ये नमक, सूखा धनिया पाउडर, दरदरी कुटी सौंफ और हींग, लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मसल के आटे को रेडी कर लेना है। बहुत टाइट भी नहीं, बहुत सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम। फिर इसको बेलकर इसकी भी आप बेड़वी बना सकते हैं। इस तरह से 2 तरह से बेड़वी बनती हैं। और आलू का झोल, उबले हुए आलू लेने हैं आपको, छीलकर उनको पानी में मिक्स कर लेना, थोड़ा फोड़ लेना है, बहुत एकदम ऐसा नहीं करना है, बारीक नहीं, बस थोड़ा सा क्रम्बल करना है। एंड उसमें अब आपको पैन में ऑयल या घी, जो भी जिसमें भी बनाना चाहते हैं, गरम करना है। हींग, जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया कटा हुआ वो डालना है, और मसाले हल्दी, नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, और ये डाल देना है जो आपने पानी में आलू को फोड़ा है, ये डाल देना है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद नमक और गरम मसाला पाउडर अच्छे से मिक्स करके, और इसको 5-6 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है। जब बॉईल हो जाएगी तो इधर आपकी बेड़वी और इधर आलू का झोल रेडी है। इसके संग अगर धनिया की चटनी है तो फिर मजा ही अलग आ जाता है। इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये पूरी की जैसा दिखता है ये भेलपुरी? पूरी की जैसे नहीं, क्योंकि देखिए इसमें दाल फिल होती है ना अंदर, कचौड़ी टाइप जैसे दाल फिल होती है ना, तो इस तरह से जैसे फूलता तो है ही, जैसे कचौड़ी भी फूलती है, बस पूरी आपको प्लेन लगेगी। इसमें जब आप खाएंगे तो इसमें दाल का टेस्ट आएगा आपको। ओह, इंटरेस्टिंग। बहुत टेस्टी लगती है। ये कचौरी की दूसरी रेसिपी है। हाँ हाँ, यस यस। ओके, वेरी नाइस। आपकी फेवरेट क्विज़िन सिनाया आपने हमें एक क्या बोलते हैं टेस्ट भी दिया है, एंड बहुत सारी टिप्स भी बता दिया है। और आप आरजे है तो आपने आरजे की स्टाइल में हम सभी को यात्रा पे भी लेके गए हैं। हमने सुना आप गाना भी गाते हैं, म्यूजिक भी सीखा है। म्यूजिक सीखा है, बस टाइम पास है, ऐसा कुछ नहीं, प्रोफेशनल कुछ भी नहीं आता, बस ऐसे ही गुनगुना लेते हैं जब मन करता है। जी। वॉइस बहुत अच्छी नहीं है, नहीं ज़्यादा कुछ आता है, बस थोड़ा बहुत ही थोड़ा बहुत। आप थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं। वॉइस तो बहुत अच्छी नहीं है, पर मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ जो मैंने लिखा है। हाँ जी। क्योंकि मथुरा से बिलोंग करती तो मथुरा का ब्रज भाषा का ही सुनाती हूँ आज आपको, है ना। जी जरूर। काश हम भी बन जाएं गुजरिया, माखन पे तो है नचाएं सवरिया, मुरली बजा के सखाओं को बुलाए, चोरी चोरी फिर तो माखन चुराए, कभी हमको भी कभी हमको भी सुना दे मुरलिया, माखन पे तो है नचाएं सवरिया, काश हम भी बन जाएं गुजरिया, माखन पे तो है नचाएं सवरिया, घरे घरे जाकर माखन चुराए, आधा खाए राधे आधा लुढ़काए, कभी तोड़े तू
ओ कभी तोड़े तू छाछ की मटुकिया, माखन पे तो है नचाए सवरिया, काश हम भी बन जाए गुजरिया, माखन पे तो है नचाए सवरिया। जी, बहुत सुंदर। और एक हम क्या कहते हैं, लोकल आर्ट जो होता है, एक क्लासिकल अलग होता है और एक लोकल आर्ट अलग होता है। आप उस यूपी की टच दे करके हमें बहुत सुंदर भजन सुनाए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। अलका जी, आपको म्यूजिक सीखने की प्रेरणा कहाँ से आई? म्यूजिक तो जब मैं 5th में थी तब मेरी मम्मी को, एक्चुअली मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी थी छोटेपन में, मतलब वाओ। 1st से 5th तक। तो वहां पर था थोड़ा संगीत का ना, कि जी हारमोनियम वगैरह का था, कि जैसे आपको प्रेयर गानी है तो मुझे बोलते थे कि ये हारमोनियम लो और प्रेयर सुनाओ। जी। तो मुझे भी लगा, मेरी मम्मी को, हारमोनियम हमें आना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुनाए। तो 5th क्लास में ही हारमोनियम ले लिया गया और तब सीखा, बट उसके बाद ना ब्रेक हो गया, काफी टाइम तक नहीं सीखा, सब छोड़ दिया। फिर 9th में, हाँ, फिर 9th में मैंने तबला ले लिया था, वो 12th तक चला। जी। फिर उसके बाद अब कुछ टाइम पहले ही मैंने सितार में 4th ईयर कंप्लीट किया है, और हारमोनियम भी सीखा था मैंने कुछ 1-2 इयर्स। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा, और बस ऐसे थोड़ा थोड़ा बस सीखते रहे, टाइम पास के लिए हॉबीज हमेशा हमें एक अलग सुकून देता है। जैसे आपको बचपन में 5th स्टैंडर्ड में भी हारमोनियम दे दिया प्रेयर गाने के लिए, तो आप क्या प्रेयर गाते थे स्कूल में? वो एक्चुअल में संस्कृत की होती थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या वो करके थी, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है। होशियार। हाँ, यस यस, वही वही वही। मैंने भी सेम स्कूल में पढ़ाई किया है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। हम लोग गाते थे, हे हंस हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी ना, हाँ, ये भी, यस यस यस, ये भी थी जी। बहुत सुंदर मेमोरीज, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जुड़ गया है हमारे साथ। बिल्कुल। सॉरी अलका जी, आपको कुछ बचपन की यादें हैं जो स्कूल की आप शेयर करना चाहते हैं? स्कूल की तो बस वही लगता है कि बहुत अच्छा लगता है जब पुरानी यादों में इंसान खोता है ना। जैसे अब हैं हम, विजन जा चुका है, लेकिन पहले लगता था वाह कितना मजा आता था कि साइकिलिंग करना और अपने फ्रेंड्स के जाना, जब दूर दूर तक भी नहीं पता था कि विजन चला जाएगा जी। और बहुत एंजॉय करते थे, बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को। तो वो जब पुरानी यादें सब ताजा होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। जी, बहुत अच्छी बात है। अलका जी, जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहते हैं जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन के जरिए इस मन की आंखों से कार्यक्रम को? हाँ जी, रेडियो मधुबन के श्रोता जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी एक ही सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के भी बच्चे अगर दृष्टि बाधित हैं तो प्लीज प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। अगर उनको कुकिंग में है तो कुकिंग के लिए भी कहूंगी कि बहुत से बच्चे मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो क्लास, उनको बचपन से कभी उन्होंने किचन में ही नहीं गए, तो उनको थोड़ा सा इतना ट्रेन कीजिए, आप खुद ही ट्रेन कीजिए, ऐसा नहीं है किसी और से उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप ही उनको थोड़ा सा ट्रेन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एनकरेजमेंट उनको देंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप उनको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आजकल वही टाइम है कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो, तो वो कुकिंग में भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। ये मेरा मैसेज है, प्लीज सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। जी, और मैं समझती हूँ कि ये कुकिंग जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कोई भी है उसको छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे वो दृष्टिवान है या दृष्टिबाधित है, हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए, बहुत जरूरी है जी। और दूसरों के लिए नहीं तो भी कम से कम अपने लिए 2 वक्त की रोटी हम हेल्दी रहने के लिए, खाने के लिए बनाना सीखना चाहिए हम सभी को, बहुत जरूरी है। अलका जी आज हमारे साथ रेडियो मधुबन पे जुड़े और आप अपनी जीवन की अनुभवों के साथ साथ हमारे दृष्टिबाधित साथियों को कुछ नई रेसिपीज सिखाया और कुछ कुकिंग टिप्स दी,
और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे अलका अग्रवाल जी को फरीदाबाद से। आप मन की आंखों से इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ रूबरू हुए थे। तो ऐसे ही आप मिलते रहेंगे नए नए शख्सियत के साथ। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।